तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लिया था ना हमने। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ओके। पढ़ो। On server आगे B, modify your network interface configuration to the following specifications statically. अच्छा, एक चीज आप है मोहम्मद हुसैन, एक Yes, बात sir. है। तुम अभी तो लाइक प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना? सो तुम्हें लाइक अपना हर चीज जो है ना अभी भूल के, और तुम्हें कैसे भी क्रैक करना है एग्जाम को, ठीक है? Yes, sir. हाँ, वो तुम्हारे ऊपर है। और Hmm. बाकी सचिन पूरी हेल्प कर रहा है तुम्हारी, क्योंकि Sure, अब sir. एक बंदे ने ही लिया है तो अब क्या कर सकते हैं। तो एक तुम ही हो, तो तुम्हें बस ये सोच के चलना है, क्रैक करना है। क्रैक करने में मतलब हमारी भी इज्जत बचाओ, और खुद के लिए तो कर ही रहे हो, खुद के लिए तो जी तुम कर ही सर। रहे हो, ठीक है ना? जी। वो चीज करनी है, ठीक है? चलो। यस सर। तो इस क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है कि क्या करना होगा? सर इस क्वेश्चन के अंदर हमें समझ में आ रहा है, हमारे पास एक नेटवर्क कनेक्शन दिया हुआ है, हमको उसे मॉडिफाई करना है। IP वर्जन 4 जो है उसको हमें सेट करना है 192, और ये वाला पूरा उसका गेटवे पाथ भी हमको चेंज करना है, DNS भी हमको चेंज करना है। तो कर पाओगे? यस, वो पाथ आपने बताए थे जो कि हर इसमें सेम रहता है। क्या था वो पाथ? जूम करो मशीन को। ls/etc/network manager सिस्टम कनेक्शंस। हाँ, यहाँ पे अब सेकंड वाला जो ATH2 कनेक्शन दिख रहा है, इसको अभी हम चेंज करते जैसे। सो पहले मैं कैट करके दिखा देता। नहीं, ये बता तुम्हारा एक्टिव कनेक्शन कौन सा है इसमें? क्या सर? पहले थोड़ा एक काम करो, अपनी इस मशीन को थोड़ा जूम करो। ओके। सबको क्लियर दिखाई देना चाहिए। और तुम्हें ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर एक्टिव पाथ कौन सा है इसमें, एक्टिव नेटवर्क? मेरा एक्चुअल नेटवर्क है ESP 1 मिनट, ESP 160। ESP 160। अगर एक्टिव कनेक्शन देखना तो कैसे देखोगे? एक्टिव कनेक्शन देखना रहा तो NMCLI CON शो, ये एक है, इसके अंदर दिखा रहा है मेरा कि ENS 160 ये एक है मेरा कनेक्शन, एंड IFCON FIG ये एक है, यहाँ पे तो दिखा आगे रहा है मेरा। तो आप तुम्हें दो दिखा रहा है ना? यस। तो दो कैसे दिखा रहा है? दो से कनेक्ट है क्या? यस सर। ओके। तो ठीक है, फिर तुम अभी इंटरनेट तो इसमें यूज नहीं कर रहे ना, तो ENS नहीं, यूज नहीं 160। कर रहे। हाँ, तो ENS 160 जो तुम्हारा एक्टिव कनेक्शन है, यस सर। तो उस पर चेंजेस करो ये ओके। जो ये बोल रहा है। यस। IFCON FIG ENS 160 ये है मेरा कनेक्शन का पाथ, एंड मुझे इसके अंदर भी चेंजेस करना है। सो VI/etc/network manager system connections ENS1 कनेक्शन, एंड इसके अंदर जाके मुझे ये मेथड का ये जो लाइन है इसको कमेंट, इस लाइन को मुझे कमेंट कर देना है, एंड इसके अंदर मुझे IPv4 डॉट ADDR इक्वल्स टू एक मिनट 192.168.1.324 गेटवे 1। ओके, 192.168.1.3/20 sorry 4 and manual
मेरा चेंज हुआ क्या? NMCLI CON IFCON FIG IF config ENS 160. नो चेंज नहीं हुआ। सो ये ओके। क्वेश्चन किया था क्या तुमने? यस सर, मैंने ट्राई किया जैसे जैसे आपने बताया। तो फिर जब ट्राई किया आपने ट्राई तो फिर मीन्स यार मैंने पूरा किया है इसको, इस टू वेज मैंने किया था, ये देख लीजिए। दोनों तरीके से मैंने किया था पर वो हुआ नहीं था। वो नहीं था, यस सर। समझ में नहीं आया किसी। यस सर। मतलब कि तुमने ट्राई किया और ये हुआ नहीं। यस और सर। सच मतलब कि क्या समझना चाहिए आपको, मतलब कि नो सर, ये जो सेकंड वाला ETH2 है ना, ये हम्म, इसके अंदर यही सेम सेटिंग की भी है। आप इसको ओपन करके देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर मैंने सेम किया पर वो काम नहीं कर रहा, वो ग्रीन कलर में नहीं आ रहा। ठीक है। तो ETH, इसका आपने नेटवर्क ये मैनेजमेंट पढ़ा देखिए। था? यस सर। एक मिनट रुको। कोई और है रेज हैंड जो कर सकता है क्वेश्चन अभी, अमृतांशु के अलावा? बाकी लोग भी है ना? क्या कोई नहीं है? ओनली अपनी अमृतांशु है यार। गौरव, यस, बाकी सब लोग ओके। अमृतांशु बताओ कैसे होगा ये? सर इसको तो मैंने इससे कनेक्शन जो आप एक आपने कमांड बताया था LMCA कौन था मॉड या कुछ टाइप करके सर, उससे मैंने इसको मॉडिफाई करा था सर। हो गया था तुम्हारा? हाँ सर हुआ था, मैंने उस समय स्क्रीनशॉट भी लेके लगाया था, वो स्क्रीनशॉट दिखाऊं क्या? स्क्रीन स्क्रीन शेयर स्क्रीन ऑन है आपकी? सिस्टम तो ऑफ है सर, बट वो स्क्रीन शेयर ऑन है, मतलब वो उसके मैंने जो वन नोट में उसकी स्क्रीनशॉट लगाई थी वो है सर। नहीं नहीं, अभी मशीन ऑन है तुम्हारी? मशीन ऑन कर लेंगे सर। तो ठीक है, मशीन ऑन करो। ठीक है सर। तो ये बताओ क्या नाम है ये, मोहम्मद है। तो आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्यों घुस रहे हो जब आपके पास कमांड अवेलेबल है? तुम उसमें क्यों घुसने चेंज कर रहे हो? सर वहाँ पे ये तुम ये मैन्युअली लिखा था, आपने कहे थे मैन्युअली करना, पर मेरे पास भी कमांड यहाँ पे अवेलेबल है। देखो, मैंने इस क्वेश्चन में पढ़ो ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में ऑन क्वेश्चन सर्वर वी क्वेश्चन को मॉडिफाई समझो। योर नेटवर्क इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिकली। ओके। तो इसमें जो सेट ये चेंजिंग करने थे कहाँ है? मैंने तो इसमें यहाँ कुछ भी नहीं बोला कि मैनुअली करना है क्या करना है। मैं बेसिकली टास्क परफॉर्म होने से मतलब है। बट क्या तुम एक ऐसी अप्रोच क्यों ले रहे हो डायरेक्टरी कि जो आपके लिए हार्ड हो? क्या ये अप्रोच आपको हमेशा याद रहेगी? इतनी सारी फाइल्स, कितनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स याद रखोगे? चलो ठीक है, एस्टिमेट आइडिया है। बट जब इतनी अच्छी कमांड है, NMCLI कमांड उसके नाम में है, तो NMCLI कमांड से नहीं परफॉर्म कर सकते? ओके, तो फिर सर आपने जो दूसरी कमांड बताई थी NMCLI के साथ में, वो वाली कमांड? NMUTI ग्राफिकल है यार यस। वो। तो ओके। NMUTI, यार तुम एक बात होगा ना, सबसे मोस्ट पॉपुलर कमांड है, उसको मास्टर क्यों नहीं कर लेते? ओके। NMUTI कमांड ग्राफिकल कमांड है। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है कि वो आपको ग्राफिक दे या ना दे? ओके सर। चलाने को तो कैसे भी कर लोगे, काम हो जाना चाहिए, बट वो ये तुम्हें ग्राफिकल थोड़ा ना मिलेगा उधर। ठीक है सर। बस एटलीस्ट हो गया यार सर, देखो। शुरू कर दिया। हो गया अमृतांशु? हाँ सर वो स्लीप मोड में ही था सर, तो वो जो कमांड मैंने फायर करी थी उसमें वो है अभी तक, तो वही शो कर देता हूँ। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ।
विजुअल है सर। 3, क्वेश्चन नंबर 3। सर तो फिर से करें या फिर वो जो मैंने करा था वही शो कर दे? देखो क्वेश्चन नंबर 3 तुमने कैसे किया था, मोहम्मद को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताओ। ठीक है सर, वो बता देंगे। जैसे सर कि पहले तो हमने चेक कर लिया था, 1 मिनट सर मैं बता देता हूँ। पहले डिवाइस स्टेटस चेक कर लिए थे सर कि कौन कौन सा हमारे पास डिवाइस है। और डिवाइस चेक करने के बाद सर हम लोग उसमें जो हमको ऐड करना था NMCL, जैसे कि हमें यहाँ पे 1 मिनट खोल देते हैं। जैसे कि सर इसमें हमें ऐड करना था उसकी IPv4 और गेटवे ऐड करनी थी और DNS उसको चेंज करना था सर, उसको डिफॉल्ट DNS जो था पहले से उसको चेंज करना था सर। ठीक है सर। 1 मिनट सर। यहाँ पे तो सर इससे मैंने इस कमांड से मैंने चेंज करा था सर, NMCLI कॉन ऐड टाइप इथरनेट, जो हमारे पास ये जो नेम है सर ये हमारे पास बताओ, ये NMCL हमारे पास सर उसका। एक मिनट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा था, क्या लिखा था? सर उसमें हमें मतलब पहले से जो उसमें मॉडिफाई करना था, उसमें हमें ऐड नहीं करना था, वो मॉडिफाई करना था सर उसमें। तो तुम तो क्या वो कर अभी रहे हो? वो तो ऐड किया था, मैं फिर से कर देता हूँ सर एक बार, उसमें कंफ्यूजन हो गया। देखो तुम्हारे पास से ऑलरेडी कोई ना कोई इंटरनेट एक्टिवेट होगा ना, किसी पर यस इसमें सर। इंटरनेट तो आ ही रहा होगा। अगर ब्राउजर करोगे ब्राउजर चलेगा ना तुम्हारी मशीन में। अगर एग्जिस्टिंग कनेक्शन को मॉडिफाई करना तो उसमें जब NMCLI कौन ऐड क्यों यूज करोगे? मॉडिफाई करने के लिए बोलो तो ऐड क्यों करने बैठ रहे हो? हाँ सर। क्वेश्चन को समझो यार। देखो सिंपल स्टेप थे। सबसे पहले कनेक्शन से ये चेक करना है कि आपकी मशीन में कौन कौन से कनेक्शन एक्टिव हैं। उसके लिए NMCLI कनेक्शन शो और डैश डैश एक्टिव यूज करोगे और कमांड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना था, उसके बाद आपको पता चल गया कि आपकी मशीन में कौन कौन से कनेक्शन एक्टिव है, तो डायरेक्टली आपको वहां जाके चेक करने की जरूरत ही नहीं थी /etc के अंदर जाने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी जो कनेक्शन एक्टिव है वो तो वहां पर मिलेगा ही। तो सिंपली आपको NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, उसके बाद क्या है जो आपका कनेक्शन का नाम होगा उसको देके उसके IPV एड्रेस कोड, और जैसे उसके बाद सर उसका ये है, करके दिखाएं क्या सर, स्टेप परफॉर्म करके दिखाएं क्या उसका? स्टेप परफॉर्म करके दिखा दो। बेसिकली यही तो स्टेप मैं बता रहा हूँ। तो तब स्टेप परफॉर्म ठीक है करो। सर। ठीक है सर, है तो पहले ये तो सर सारे हम काम लोग करो करो। डिवाइस चेक कर लीजिए सर, कौन कौन से हमारे पास डिवाइस है सर। उसके बाद सर NMCLI कौन मॉडिफिकेशन हमारे पास सर एक ये कमांड है सर। उसके बाद इसमें हम इंटरफेस का जो नेम है सर, मैं NS160 यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद सर हम लोग यहाँ पे IPv4 जैसे हम इसमें ऐड करना है सर, प्लस IPv4 डॉट एड्रेस करने के बाद जो हमें IPv देंगे 92.168.1.3/24, ये IPv4 का हो जाएगा सर। उसके बाद हम लोग को अगर इसमें IPv DNS भी ऐड करना है सर, तो यहाँ पे प्लस IPv और किसमें मॉडिफाई कर रहे हो? सर इसमें ENS160 में सर। एक्टिव थोड़ी ना है ये। हाँ ये एक्टिव नहीं है सर, अभी इसको तो एक्टिव मोड करना पड़ेगा। विदाउट, यार मैं एक्टिव कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, अमृत वाले पे करो ना। तो सर वो जो अमृत वाला एक्टिव है सर, उसमें तो मैंने सुबह में ही मॉडिफाई करा था, तो वो तो पहले से होगा ही, ये सारी चीज इसमें होगी, फिर से ही स्टेप ऐड हो परफॉर्म जाएगी। करके दिखाओ ना। ठीक है सर। इससे पहले गेटवे भी ऐड करना है, प्लस गेटवे देना है तो 60।
ये हो गया सर, यहाँ से हमने इसको ये मॉडिफाई कर दिया सर। अब हम इसकी जो नई वाली सर पाथ है, वहाँ पे पाथ पे जाकर सर हम लोग इसमें चेक कर लेंगे कि मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। ये प्लस साइन क्यों लगाया? सर उसमें ऐड करने के लिए, कोई भी अगर हम नया ऐड करते हैं सर उसमें आईपी, तो उसको ऐड कर प्लस के साइन करते हैं सर। तो इसका मतलब तो मल्टीपल आईपी एड्रेस ऐड कर रहे हो ना? सर अगर जैसे कि मॉडिफिकेशन करनी है तो विदाउट प्लस हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। विदाउट प्लस करके देखो ना। क्योंकि सर विदाउट शायद मैंने यहाँ पर जब कंसेप्ट बताया होगा तो ये बताया होगा, जब NMCLI कनेक्शन मोड, उसके बाद कनेक्शन नाम, उसके बाद अगर हम प्लस साइन लगाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम तो एक साथ मल्टीपल किसी, आईपी, हाँ, हम एक साथ दो आईपी रेंज से असाइन कर रहे हैं किसी एक NIC को। अब इधर क्या है कि एक ही हम क्या कर रहे हैं, सब मॉडिफाई कर रहे हैं ना। अब ये एडिशनल ऐड करने के लिए तो नहीं बोला इसमें। नहीं सर, तो वो विदाउट प्लस कर दिए सर। देखो सिंपल स्टेप थे यहाँ पर, देखो ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, बाकी एक ही क्वेश्चन पर पूरी आधी क्लास निकल जाएगी। फर्स्ट स्टेप क्या कंफर्म करना था, एक्टिव कनेक्शन चेक करने थे। सेकंड स्टेप में आपको सिंपली क्या है, एक्टिव कनेक्शन पता चल गया कि कौन सा कनेक्शन एक्टिव है, तो सिंपली आपको सेकंड स्टेप में क्या करना था, NMCLI कमांड का यूज करना था, NMCLI कनेक्शन मोड, उसके बाद नेम ऑफ द कनेक्शन पे IPv4.addresses, उसके बाद ये जो पूरा रेंज आपको मेंशन करनी थी। नेक्स्ट आपको NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, ये तो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। IPv4 गेटवे कर सकते हैं या एक ही कमांड में आप कर सकते थे, NMCLI कौन मोड, उसके बाद नेम ऑफ द कनेक्शन, IPv4 एड्रेस, उसके बाद IPv4.gateway करके, उसके बाद वो गेटवे का एड्रेस IPv4.DNS, DNS का एड्रेस, उसके बाद क्या IPv4.method मैनुअली। ये करने के बाद क्या है कि आपका कनेक्शन मॉडिफाई हो जाता। देन आप क्या कर देते, नेटवर्क मैनेजर को रिस्टार्ट कर देते, उसके बाद क्या है कि कनेक्शन को रीलोड कर देते। ये सारे स्टेप से उसके बाद आप चेक कर लेते। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कनेक्शन क्या है कि ग्रीन नहीं हो रहा, तो उसके बाद NMCLI अप कर देते आपके वापस से कनेक्शन को, और आपका कनेक्शन काम करने लग जाता। हाँ सर, तो मैंने सुबह में ये स्टेप्स थे मोहम्मद। वो अब नहीं था सर, इसलिए मैंने उसमें ऐड करके करा था, नया इंटरफेस कार्ड ऐड करके फिर उसे इनेबल करा था सर। मोहम्मद ये 4-5 स्टेप्स है, क्या यही परफॉर्म नहीं कर पा रहे? इतने छोटे से क्वेश्चन को इतना बड़ा बना दिया। सर हो गया था बट वो थोड़ा कंफ्यूजन आ गई थी ना, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी बताया 2-3 क्वेश्चन में डाउट है करके। तो 10 क्वेश्चन कौन से किए? 13 क्वेश्चन ओनली, देखो 3 क्वेश्चन कर लिए थे, 12 क्वेश्चन थे, 12 में से 10 कर लिए, तो 2 और 3 5 हो गए फिर। 5 हो ठीक गए, है, बाकी देखो 5 कर लिए। ठीक है, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन समझ में आया क्या करना था? यस सर। हाँ, तो ऐसे ही कर लोगे। सेम फोर्थ क्वेश्चन सेम है, सेम वो कमांड डालना है बस, जैसे कि आपने बोले वो प्लस डाल देना आईपी एड्रेस, मल्टीपल आईपी एड्रेस का सेम कमांड से फोर्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा यस सर। कि फॉलोइंग आईपी एड्रेस स्टैटिक करंटली रनिंग इंटरफेस। सेम इसमें क्या कमांड बोला? डालना है, बस IPv4 की जगह IPv6 डालना है। आईपी नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, IPv6 का है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लिया था गलती से। उसमें मल्टीपल आईपी जो ऐड करना है सर, जैसे हाँ, तो यहाँ NP पर मल्टीपल आईपी का कनेक्शन है यार। यस। यहाँ बस हाँ सर, हो जाएगा तो ये भी। उसको, यस सर। हाँ सर उसको भी मैंने करा है, यहाँ पे होगा सर, ये रहा सर, NMCLI कौन मोड अमृत प्लस IPv4 का जो ये हो जाएगा। यस सर, ये हो गया। और इसमें क्या करना है, सर्वर 5, ये इस वाला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर निकालो, 5 के अंदर स्क्रीन पे दिखाओ, सभी को दिखने दो यार, बाकी लोग भी हैं। एंटायर स्क्रीन शेयर। बाकी सबको समझ में आ रहा है भाई? बाकी जो है, गौरव है, पुष्प्रीत है, यस है, क्या चल रहा है? यस सर नो ये तो बता दो। क्वेश्चन है, ऑन सर्वर बी एट फॉलोइंग IPv6 एड्रेस statically to your current running interface. Do this in a way that doesn't compromise your existing system settings. यानी IPv6 हमको स्टैटिकली डालना है, ऑटोमेटिक पे नहीं रखना है।
तो बेसिकली हाँ, तो अगर आप आईपी एड्रेस को, क्या बात है गौरव, थोड़ा सर थोड़ा बहुत आ रहा है यार, इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछते हो, इतना अच्छा काम करते हो और लास्ट में भी क्या बोल रहे हो सर, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा भाई, मेरा आउट ऑफ सिलेबस है कुछ भी है गौरव, आउट ऑफ सिलेबस है कुछ भी है गौरव, माइक ऑन करना। अब देखो हाँ, आप कमांड का रिवीजन नहीं है तो नहीं सर, उसके लिए आ रहा है समझ में, क्योंकि थोड़ा ना रिवीजन इसका नहीं है कमांड का, इसीलिए इसकी पूरा कुछ स्टेप पॉइंट्स है, बाकी तो है, समझ में आ रहा है क्या चीजें चल रही है। ठीक है। तो मोहम्मद, इसमें क्या करोगे, जो IPv6 वाले में सिंपली क्या करोगे, स्टेप वही रहेंगे, बस इसमें सेम क्या स्टेप करोगे, है, बस IPv4 की जगह IPv6 डाल देना है, एंड जो यहाँ पे ये दिया हुआ है एड्रेस ये सेम डाल देना है। और मेथड मैनुअल करना है। यस। हाँ, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप किसी आईपी एड्रेस को अगर ऐड करने जा रहे हो बेसिकली, इसका मतलब क्या है कि वो मेथड मैनुअली ही हो जाता है, ना कि ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑटोमेटिक में आपका आईपी किसी को देते ही नहीं आप। यस सर। और यहाँ प्लस साइन यूज करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ओके ओके। IPv6 डॉट mathod manual मेथड मैनुअल, ये कमांड रहेंगी सर। करो हिट एंटर, ओके। अब चेक करो। रिस्टार्ट करो सर। बिल्कुल, कनेक्शन रीलोड करो। CTL ओके, एंड IPADDR शो। शो हो रहा है। ओके, ये एक IP आ गया जो हमने सेट करे थे, देन यस सर 6 भी हो गया। हो गया, यही था क्या, 6 हो गया, यही था। FD01, उसके बाद FD01। वो 110 ओके हो गया ना। यस सर हो गया। हाँ, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ फिर। हेलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कर पाए। नंबर 6। यस सर, टाइम जोन मैंने वो सर्च नहीं किया, बट मैंने कमांड फाइंड करी है। हाँ, तो इसका कमांड सिंपली मतलब है, देखो क्या करोगे, पहले कमांड फाइल को देखो, मैं आपको दिखाता हूँ टाइम जोन का कैसे करते हैं। टाइम डेट CTL। हाँ, देखो देखो इसमें, हाँ स्क्रीन पे हम टाइम डेट CTL कमांड फाइल करो नॉर्मली। टाइम डेट CTL। हाँ, तो यस। इसने सबको दिखा दिया कि आपका लोकल टाइम जोन कौन सा सेट है, यूनिवर्सल टाइम जोन कौन सा सेट है, RTC कौन सा सेट है, टाइम जोन अभी एशिया कोलकाता सेट है। उसके यस बाद सर। सिस्टम क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड है, नो। NTP सर्वर इनएक्टिव, क्योंकि NTP सर्वर से हमने सर्विस से किया नहीं है। तो ये इसमें बेसिक डिटेल है। अगर यस। आपको एक चीज है कि अगर वहां पे बोला जाता है, अगर यहाँ पर क्या कि नियरेस्ट टाइम जोन इसलिए बोला है क्योंकि क्वेश्चन इसलिए बनाया क्योंकि किसके हिसाब से, अगर वहां पर कोई भी स्पेसिफिक टाइम जोन दिया जाता है आपको सेट करने के लिए, तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना है कि वो अवेलेबल है नहीं है, तो कर सकते हो कैसे, उसके लिए टाइम डेट CTL लिस्ट डैश टाइम जोन्स करना, टाइम डेट CTL इसी, अरे देखो आपके सामने प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कमांड की, टाइम डेट CTL ओके। स्पेस हो गया, लिस्ट यस। लिस्ट हाइफन हाइफन टाइम जोन्स टाइम जोन्स। स्पेस टैब, वो मार देता ना टैब, ओके हो गया जोन्स, हिट एंटर हाँ। करो। यस, ओ आ गए। ये सारे टाइम जोन की लिस्ट पर जितने भी अवेलेबल्स हैं, तो अगर ओके। किसी को अगर टाइम जोन को सेट करना है, तो ये तो क्या है कि लिस्ट है, अगर आपको इसके बाद पता है कि इसके अंदर से कोई भी टाइम जोन सेट करना है तो ग्रैब कर सकते हो आप आसानी से। यस सर। और उसके बाद अगर आपको सेट करना है, ग्रैब करने के बाद सिंपली क्या करोगे, टाइम डेट CTL लिस्ट की जगह क्या है, सेट टाइम जोन, उसमें एस नहीं रहेगा, उसके बाद इसके अंदर जो है टाइम जोन मेंशन करना है डबल कोट के अंदर। ओके सर। समझ में आया, हो जाएगा। यस सर। यहाँ पर जोन्स नहीं रहेगा, सेट टाइम जोन, उसके बाद स्पेस डबल कोट और वो टाइम जोन जो आपको बोला गया होगा सेट करने के लिए। और वेरीफाई करने के लिए टाइम डेट CTL आप कमांड यूज कर सकते हो, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा। हो जाएगा सर। बाकी सबको समझ में आया टाइम जोन कैसे चेक करते हैं, कैसे सेट होता है आपकी मशीन में।
यस नो यस नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, एनटीपी सिंक इन कॉन्फ़िगर्ड। ओके, पहली बात आपने तो क्या स्किप है, करने को बोल दिए थे। हाँ इसलिए बोला है क्योंकि एनटीपी सर्वर का मैं एक लेक्चर लूंगा आपका एनटीपी सर्वर का, एनएफएस और एक अपाचे, 3 लेक्चर्स लूंगा। और तो नो इश्यूज के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 को स्किप करो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। Enable IPv4 packet forwarding on server B persistently। इसका मतलब क्या बोल रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है ये? हमें ये पैकेट फॉरवर्डिंग को करना है। वो भी कैसे? वो सिस्टम Persistently। कॉन्फ़िग के अंदर एक वो रहता है लिख के। हाँ, और मैं किस कौन सा है ये, क्या बात क्या बोलते हैं, क्या नाम है? परसिस्टेंटली का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट मतलब कि वो ऐसा टेम्पररी नहीं होना चाहिए, अगर रिबूट करे सिस्टम तो भी होते रहना चाहिए। हाँ, तो चलो फिर कैसे करोगे? पहले तो आईपी फॉरवर्डिंग की अगर आपको देखना हो तो कैसे चेक करोगे? आईपी फॉरवर्डिंग चेक करना हो तो एक कमांड थी sys.tl.ip_fore.ip_fore नहीं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एफओआरई ढूंढो तो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड स्पेस ओ टैब यूज किया है मैक्सिमम, टैब ऑटो कंप्लीट में काम करेगा, तुम्हारा ओके बहुत काम आसान कर दिया, पता चल जाए। ओके सर। पर ये कौन सा है, मतलब 0 पे है क्या? जीरो आईपी मतलब फॉरवर्ड होगा डिसेबल क्या? है। हाँ डिसेबल है, तो कैसे करोगे इसको? इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकता है =1 और इक्वल टू एल्स 1। मैं विम का भी यूज कर सकता है, vim/etc/sysctl.conf। यहाँ से भी मैं जाके सॉरी गलत फाइल ओपन हुई क्या? नहीं वही है ना, एटीसी के वही है अंदर sysctl.conf। sysctl.conf इसके अंदर नो, ये फाइल ओपन नहीं हुई थी। CTL पता नहीं अभी क्या हो रहा, बट वहाँ पे ऑप्शन आया था लिख के, और एल्स एक और था प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट हम भी कर सकते हैं। हाँ तो डायरेक्ट इसी के अंदर करोगे तभी जाके परसिस्टेंटली होगा ना। हाँ इसी के अंदर जाके परसिस्टेंटली होगा। इसके अंदर विंडोज अरे सिंपली एक काम करना है इसमें, ठीक है ये हो गया ना, तो हाँ सबसे एंड एंड में जाओ, इंसर्ट मोड में जाके लिख दो net.ipv4.ip फॉरवर्ड, इसके लास्ट में, सबसे लास्ट में जाओ इसके। हाँ ओके, ये हाँ, कमेंट हो रहा है। कमेंट हाँ, कमेंट आउट, हटा दिया कमेंट हटा दिया। हटा दिया। यहाँ लिखो नेट डॉट नेट डॉट IPV सब IP स्मॉल में, v4 हाँ डॉट डॉट IP IP अंडरस्कोर अंडरस्कोर FORWARD फॉरवर्ड फॉरवर्ड इक्वल =1। 1। बस इसको फिर क्या कर दो, क्विट सेव एंड सेव कर दो। इसके बाद ये क्या, परसिस्टेंटली हो गया आपका। परसिस्टेंटली दो, हो गया। हाँ दूसरा तरीका एक और होता है, एक और बिल्कुल बहुत बहुत प्यारी चीज क्या होती है, अगर आप बोलोगे कि उसको, एक तरीका ये होता है कि आप हमेशा, आपको पता है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पर etc और sysctl.conf के अंदर है, तो आपको हाँ क्या करना है, डायरेक्टली एको लिखो। ACHO एको हाँ ओके ओके उसके बाद स्पेस अंडरस्कोर, स्पेस ये वो क्या बोलते हैं, डबल कोट के अंदर वही जो लाइन वहां पे लिखी ना, ये पूरी इसके अंदर लिखो। यहाँ तो स्पेस सेपरेटेड है, स्पेस सेपरेटेड मत रखना, इनके बीच में स्पेस मत रखना, वन और इसके बीच में। ओके हो गया? उसके हाँ बाद इसका क्या कर दो, अपेंड कर दो ओके उस फाइल के अंदर। आपका काम बाहर की, अपेंड करो, /etc अपेंड स्लैश अपेंड ओ अपेंड। ओ सॉरी हाँ कोई फाइल की सेटिंग गड़बड़ कर दो नहीं तो sysctl.conf, एक तरीका ये है। .conf हाँ ये डन, अब ये हो गया ना, ये सब हो गया। तो एक बार रिपोर्ट करके देखो क्या हुआ नहीं हुआ, ये चेक करना पड़ेगा तुम्हें ही। ओके यस सर। हाँ तो अब ये चेक, वैसे तो 2 बार ऐड हो गया इसमें, कोई इशू नहीं है,
बट क्या है कि ये आपकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, क्योंकि यहाँ पर वही है। ओके, तो एक काम करोगे ना, इसको अगर रिबूट करके देखोगे क्या परसिस्टेंट, अभी रिबूट मार दो एक साथ के साथ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में रिबूट करना ही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, ठीक IP6 है। करना है। तो एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Enable IP6 packet forwarding on server B. This should be persistent after reboot. हाँ, वो दोनों का काम है, क्योंकि दोनों चेक हो जाएंगे। तो IPv6 कैसे करोगे? IPv6 उसका भी सेम वही, सेम कैसे चेक IP, करोगे? इसकी जगह 6 डाल दूंगा। चेक करना क्या दिखा रहा है? एक सेकेंड। डालने की बजाय नहीं, पहले चेक करो sysctl से। ओके, हाँ, sysctl 6 cannot, ये क्या नो होगा? सर। इसका पाथ अलग है। इसका क्या हाँ, सीन है ना, ये net.ipv6.conf हो गया। लिखो net ipv6.conf डॉट .conf conf dot all dot डॉट forwarding है। all डॉट forward। हाँ, जो यश ने भेजा फॉरवर्डिंग है। ओके, हिट एंटर करो। अच्छा ये है। हाँ, अब इसको बंद करना है, समझे? एको करके ओके, कर सकते हो। ये भी हो जाएगा। उसका वेरीफाई कर लो एको करके ऐसे ही इसमें परसेंटेज लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर दो। फाइल कौन सी है इसकी? सेम रहेगी। ओके। तो अभी दो एक बार कैट करके देख लो। विम करने की क्या जरूरत है? कैट करके देख लो। एक वाली एंट्री को रिमूव कर दो इससे। ओके, एक ऊपर वाली, हाँ, 2 एंट्री बनाने की क्या जरूरत है? हो गया? यस सेव सर, एंड क्विट डन। करो और रिबूट करो। हाँ, दोनों कंफर्म हो गया नहीं? इनिट 6 कर देते, वैसे तब भी हो जाता। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? Okay. On server B, boot message should be present, not silenced. ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? नहीं। बूट में से प्रेजेंट होना चाहिए, नोट साइलेंस होना चाहिए। इसमें अगर आपको बूट से रिलेटेड कुछ, हाँ, अमृतांशु बताओ। सर मैंने इस पे थोड़ा गूगल देखा था। तो जैसे कि जब हम बूट अपना सिस्टम करते हैं तो वो जो हमारे पास एक कमांड ग्रीन कलर की जो आती है सर, शो करती है, वो हमें दिखना चाहिए, वो साइलेंस नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का तो मतलब ये कौन है सा? सर। कौन सा? जो ग्रब टाइम पे हमें सर शो करती है, वो ग्रब वाली मेरी पूरी जो बूट का जो शो करती है सर, वो हमें शो करनी चाहिए, वो साइलेंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो साइलेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो कैसे करोगे? वो भी मैंने देखा था सर। इसका एक था सर कमांड, जैसे कि जब हम लोग इसके जो डिफॉल्ट फोल्डर रहते हैं सर, डिफॉल्ट के अंदर ग्रब वाली फोल्डर रहती है, तो उसके अंदर सर हमारे पास कमांड लाइन लिनक्स करके एक आती है सर। तो अगर वो हमारे उसमें कुछ लिखा हुआ रहेगा तो आएगा सर। अगर उसमें हम साइलेंट लिख देंगे तब वहाँ पे नहीं आता है। अच्छा, ठीक है, उसको करके देख। अभी इसका देख रहा, वो नहीं है तो मतलब रिबूट पे दोनों काम कर रहे हैं। वो भी चेक करो, IPv6 को चेक करो। क्या सर? IPv6 को चेक करो। ये IPv6 इधर, IPv4 इधर। दोनों हो गया ना? यस सर। तो यहीं पर एक काम करो, एक विम के अंदर खोलो /etc/default/grub etc/def default/grub गर्भ। grub। ओके, हाँ यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ यहाँ पर एक ग्रब CMD लाइन लिनक्स है कुछ। ग्रब हाँ। कहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर क्या आ रहा है? क्रैश कर्नल 1G4GB। ओके, यहाँ पर रिमूव करना होगा आपको RHGB क्विट को। ओके, इसको ओनली इसको रिमूव कर दो। इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ मत करना गड़बड़। ओके, ओके। RHGB क्विट।
ओके ये हुआ इतना। हाँ इसको इसके थोड़ा सा और क्लोज कर दो ना, इसको स्पेस क्यों छोड़ रहे हो उनके बीच में, ओके इसको स्पेस में। हाँ ओके, हम्म इसके बाद सेव करो। इसको सेव करूँ। सेव एंड क्विट, विम में है ना। WNQ हाँ हो गया। चेक करो क्या है, चेंज हुआ नहीं हुआ है, कैट करके देखो इस फाइल को। कैट स्लैश ओ सॉरी हो गया। अब इसके बाद आपको पता है ना, जब भी ऐसे कुछ फाइल में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा एक कमांड चलानी पड़ती है कि जो क्योंकि ग्रब की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, मेन कॉन्फ़िगरेशन, तो हम यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे grub2 grub2 डैश डैश नहीं, हाँ डैश हो गया, mk config, पता ना grub2 make config, हाँ mk config -o। -o ओ अरे लड़के, स्पेस सेपरेटेड, कैसा स्पेस सेपरेटेड होना चाहिए ना, -o फ्लैग है। ओके देखो जो इसने वो -o कमांड भेजी है, अच्छा अच्छा हाँ देखो वो कमांड दिख रही है। हाँ दिख रही। हाँ तो ये है, डाल दी। हो गया ना, एंटर करो। जनरेटिंग grub config ओके डन अभी क्या है, जो सेटिंग थी वो चेंजेस होगी, ठीक है। तो अब ओके रिबूट करोगे जब मशीन को, तो वो आपको देखने को मिलेगा जो जो चेंजेस वो चाहता था। अगर ओके आप लोग अगर नहीं समझ में आता क्या होता है कि नोट साइलेंस का, अगर इसको सही से देखो, इसने बता दिया अमृतांशु ने। अमृतांशु जहाँ से पढ़ा हो उसको लिंक भेज देना ग्रुप में, ओके। ठीक है सर, अभी भेज देते हैं। हाँ वो लिंक ग्रुप में भेज देना। तो समझ में आया क्या क्या, क्या स्टेप परफॉर्म करने थे इसमें। सर ओके लेकिन एक और चीज पूछना था, जैसे कि आपने जो RGB करके वहाँ पे जो एडिट कराया सर, वहाँ पे उसने क्या क्या करा था कि मतलब बस स्प्लैश कर दिया था उसकी जगह पे। क्या कर दिया था, वो टोटल को हटा के और स्प्लैश, क्वाइट स्प्लैश कर दिया था, जैसे स्प्लैश स्क्रीन शो हो रही थी वहाँ पे। क्वाइट क्या कर दिया था। क्वाइट स्प्लैश, चैट में भेज रहा हूँ सर। गाइस जस्ट होल्ड ऑन, आई एम गेटिंग इट। मोहम्मद एक चीज पूछना था, वो वाला जो IP फॉरवर्डिंग वाला था वो किस टॉपिक के बाद था? क्या वो जो IP फॉरवर्डिंग वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में था, वो किस हाँ टॉपिक पर, वो फायरवॉल के बाद था या फायरवॉल से पहले था वो टॉपिक? सर ने वैसे एक्स्ट्रा में नोट्स में हमें को अपने हमें बताए थे ना। अच्छा, वो देखना पड़ेगा। वो IP फॉरवर्डिंग सर ने बोले थे कि अभी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा का मैं बता रहा हूँ, इसको मैं बाद में अच्छे से बताऊंगा करके थोड़ा सा हिंट दिए थे। अच्छा, फिर देखना पड़ेगा ओके यस, वो देखना है कि लिंक मैंने सेंड करा दिया। हाँ, क्वाइट स्पेस उसी में है जहाँ पे जैसे कि अभी यहाँ पे RGB क्वाइट करके जो हमने रिमूव करा है, वहीं पे वहाँ पे क्या करना है कि CMD लाइन वाला जो है ना, उसमें टोटल चेंज करके बस क्वाइट स्पेस वहाँ पे कर देना है, जिससे कि वो स्पेस स्क्रीन शो।
हेलो, आवाज आ रही? यहाँ से आ रही है। हेलो हेलो हेलो, बताओ जरा ये। ओके ओके। इट्स यस, ये मुझे देखना पड़ेगा यार, मैंने थोड़ा सा भी क्या नहीं, काफी टाइम से तो थोड़ा सा मेरे रिमाइंड में, मैं बताता हूँ आपको ना फिट्स प्लेस क्या होता है ना मितांशु? ओके सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे मोहम्मद। Yes, sir. Question number 11 on server B use Deo SDB to following. Hello. हाँ हाँ हाँ, ये Oh, क्या नाम है, ये बूट वाला क्वेश्चन क्या क्या कि जो आर एस जीबी पूछ रहा था, जो आर एस जीबी, उसको मैं बताता हूँ यार, थोड़ा सा मैं उसको फाइंड आउट करके बताता हूँ। अभी क्या मेरा हेडेक भी हो रखा है, अब मैं यहाँ पर मेंटलिटी सच में होता हूँ, प्रेजेंट नहीं हूँ, बस क्या क्लास तुम्हारी ले रहा हूँ क्योंकि सिलेबस ये जो पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का, इसलिए लेटेस्ट पैटर्न मैं तुम्हारे करवा दूँ। तो मोहम्मद भाई ये लेटेस्ट पैटर्न है, मतलब कि एग्जैक्ट नहीं है, बट 70% ऐसा ही रहेगा। थर्टी okay. परसेंट ऑन रिस्क, 30% के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बट ठीक. क्या है कि जो भी बता रहा हूँ मेरे भाई, Hmm. इसके बेस पे पूरा कंसेप्ट पीछे से कर लो यार, वरना Okay, sir. तुम्हारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। देश में मेरा मेरा देखो, मैं तुम्हारा तब तक सेशन ले सकता हूँ जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होता, बट क्या कि सैटरडे संडे में जब टाइम मिलेगा तो मेरी अवेलेबिलिटी पे मैं तुम्हारा ले सकता हूँ, ओनली तुम्हारा। जो अगर तुम्हें कोई डाउट है, कुछ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है किसी भी चीज के बारे में, मैं तुम्हारा सेशन ले सकता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बट मेरे भाई कर लो, सही रहेगा, डोंट नहीं वेस्ट सर, योर आपने मनी। जो कहे ना कि मैं कभी कभी हार्डवेयर ले लेता कभी ऐसा, वो मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं है बस, वरना मैं कर नहीं नहीं नहीं, लूंगा. देख सिंपल स्टेप क्या होते हैं, देखो पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन शांति से पढ़ो और हर एक वर्ड को समझने के क्वेश्चन में ही आपका आंसर होता है हमेशा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, तो उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक बार वेरीफाई तो करो उस चीज को है क्या। जैसे कि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने करवाया था सुबह मॉर्निंग में, पता चला ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारे साथ क्या हो रहा था, तुम वेरीफाई कर नहीं रहे हो, डायरेक्ट उस पर एक्सेस कर रहे हो। हालांकि उस फाइल के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है। उस फाइल के अंदर जब लास्ट चांस हो गया कि आपको पता चला कि कमांड समझ में नहीं आई, काफी कमांड आप भूल ही गए हो, दिमाग नहीं चल रहा, लेकिन हाँ फाइल याद आ रही है, तब वो केस है कि तब जाके उसमें जाओ। अदरवाइज आपके पास कमांड है तो कमांड से जाओ ना, उसके बाद फाइल चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये तो चेक करो ना कि क्या मेरा एग्जिस्टिंग कनेक्शन एक्टिव है नहीं है। हाइफन हाइफन एक्टिव लगा दो लास्ट में, फ्लैग पता चल रहा है कौन सा कनेक्शन एक्टिव है। उसके बाद उसको मॉडिफाई करना है, उसका Okay. मॉडिफाई करना, ना कि एडिशनल। तो ऐसे क्वेश्चन समझो पूछना क्या था, अदरवाइज तो आप क्या है कि खुद के क्वेश्चन में अलग के खुद ही आंसर गलत करके आ जाओगे, आने के बाद बोलोगे मैं तो पास भी नहीं हुआ, समझे? तो Okay, यही sir. है, देखो ये एक सेट मैं इतना आराम से करवा रहा हूँ, ये सेट मुझे लगता है कि 4 से 5 6 घंटों में होगा ये सेट एक। लेकिन उसके बाद जो सेट है 2 क्लासेस में तुम लोगों से ही करवाऊंगा, खासकर तेरे से सारा करवाने वाला हूँ मैं। ए टू है, उसमें भी 40-50 क्वेश्चन होंगे, पैटर्न मैक्सिमम यही रहेगा, थोड़ा बहुत अप डाउन चेंज रहेगा। तो तुम्हें टाइम दिया जाएगा, उसके बाद क्या है कि सारे स्टेप बाय स्टेप तुम्हें परफॉर्म करने होंगे मोहम्मद, ये ठीक है, उसमें एक्सक्यूज नहीं लूंगा मैं। अभी क्या है, अब कम डांट पड़ रही तो फिर उसके बाद में ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि मुझे तुमसे एग्जाम क्लियर करवाना, तो मैं डांट तो मारूंगा। सर ओके चलता, क्योंकि अभी अगर डांट खा लूंगा तो बाद में फिर उतनी तकलीफ नहीं जाएंगी. ओके, तो क्वेश्चन नंबर उस पर चलो, नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11. हाँ क्वेश्चन 11, उनको ध्यान से पढ़ो, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, पहले वो ध्यान से पढ़ो, अभी टाइम लो क्वेश्चन पढ़ने में। एक डिवाइस आज ऐड 15 हुई है कॉपी हमारे, करेंगे। हमारे मशीन में एक डिवाइस एसटीबी ऐड हुई है. उसको हमें सबसे पहले वॉल्यूम वॉल्यूम ग्रुप यूज करना है. पहले फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है. फिजिकल वॉल्यूम के बाद में वॉल्यूम ग्रुप ये क्रिएट करना है. उसके ऊपर 4 GB का एंड नेम डालना है VGMY VG. देन उसके ऊपर 1 GB का लॉजिकल वॉल्यूम लगाना है विथ नेम LV my LV. पढ़ो पढ़ो पूरा, देखो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्ट आंसर मत जाओ कि ये क्या क्या करने के लिए बोल रहा है। लेकिन ये ओके. देखिए क्या जो क्वेश्चन इतना क्लियर है कि इसने क्या कि स्टेप करने के लिए बोल दिया, लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक आपके पास ये
/HDB नाम की एक हार्ड डिस्क है, उसको एक 4 GB का क्या करो, लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करो, बस ये आएगा क्वेश्चन। बट इसने क्या स्टेप्स में दे रखा है प्रैक्टिस की पर्पज से। कई बार मिलता है कि ठीक है VG क्रिएट करो ओनली, बट क्या कि चांसेस डेट की लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर दो। लॉजिकल वॉल्यूम में आपको स्टेप परफॉर्म होने चाहिए। पूरा क्वेश्चन पढ़ो कि पॉइंट थर्ड क्या बोल रहा है, पॉइंट 4 क्या बोल रहा है, उसके बाद Okay. देखो कि हाँ क्या बोल रहा है। पूरा क्वेश्चन समझो मेरे भाई आराम से, टेक Okay. टाइम। अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी प्रैक्टिस बना ले क्वेश्चन समझने की, तो उसके बाद क्या तुम एग्जाम में बैठोगे, तुम्हारे क्वेश्चन समझने की जो है पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्षमता बोलते हैं ना, वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तुम आसानी से क्वेश्चन समझ भी पाओगे, ज्यादा फास्टली रिस्पॉन्स कर पाओगे किसी क्वेश्चन को। Okay, sir. ध्यान से पढ़ो, उसके बाद परफॉर्म करो। On server B, use /dev/sdb to the following. Create a 4 GB volume group named VG my VG. Second, create 1 GB logical volume named LV my LV inside the VG my VG volume group. The LV my LV logical volume should be formatted with the ext file system and mounted persistently on the /LV my LV directory. Extend the ext file system on LV by LV by 500 megabytes. ओके, मतलब समझ में आया कि क्या क्या करने का बोल रहा है हाँ। कि पहले तो एक वॉल्यूम ग्रुप बनाना है, हम्म। उसके 4 GB का, उसके बाद उसके ऊपर एक 1 GB का LVM बनाना है उस वॉल्यूम ग्रुप के ऊपर। उसके बाद LVM को या ext4 फाइल सिस्टम करना है, उसको माउंट करना है इस डायरेक्टरी के ऊपर। और उसके बाद क्या करना है, बाद में क्या बोल रहा है, एक्सटेंड द ext फाइल सिस्टम, उसके बाद एक्सटेंड भी करना है 500 MB। हाँ। ये है, तो ये स्टेप परफॉर्म हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। इजी है। यस सर। तो ये क्योंकि ये जिस हिसाब से तुम करोगे वो सारी डिटेल्स नोट्स मुझे चाहिए रिटर्न में, जिस तरह आपने सुबह बोला था। सर डन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चले। ओके ये हो जाएगा ना? हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 वो आपने स्किप करने को हाँ, बोले थे। ये स्किप करो, क्वेश्चन 13 स्किप करो, अभी आपका क्वेश्चन 13 का चल ही रहा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. On server B, change the hostname to rhlserver.com and make it persistent. हाँ, बताओ कैसे करो। इसको करने के लिए समझो 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 क्या करने के लिए बोल रहा था, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। /etc होस्ट को एडिट करेंगे सर। चेंज द होस्ट नेम टू rhlserver.com, मेक इट परसिस्टेंट। होस्ट नेम चेंज करना है, पहली बात तो समझो। होस्ट नेम तो मैंने एक बार सिखाया था, होस्ट नेम कैसे चेंज किया जाता है। एक कमांड होती है ना, होस्ट नेम ctl। हाँ, तो वहां पे होस्ट नेम को अगर सेट करना तो कैसे करोगे? पहले होस्ट नेम चेक करके दिखाओ, कैसे चेक करोगे? ओके ओके HOS NAMECTL host name. Okay. Status. Okay. अरे डायरेक्टली कमांड फायर करना, होस्ट नेम ctl लिख दो, तो होस्ट नेम का तो नाम ही आ जाएगा ना, बस डायरेक्ट स्टेटस लिखने की क्या जरूरत है। Okay. अरे देखो कि पहले होस्ट नेम कौन सा सेट है, देखो चेक करो। rhlserver.com. ये तो तुम्हें सेट करना है, बट पहले ये तो चेक करो तुम्हारी मशीन का होस्ट नेम कैसे चेक करोगे। होस्ट नेम चेक करने के लिए होस्ट नेम ctl डायरेक्ट डाल देंगे ना। हाँ, तो क्या आ गया ना, लोकल होस्ट है ना हाँ इसका नाम। लोकल होस्ट। स्टैटिक होस्ट नेम सेट नहीं है, ट्रांजिएंट होस्ट नेम लोकल होती है। ओके, तो उसके बाद आप वो होस्ट नेम पे सेट करो जो ये बोल रहा है। ओके कैसे करोगे? सेट होस्ट नेम rhlserver.com
gl.ser.com हो गया। हो गया ना? यस सर। सेट होस्टनेम कमांड का यूज किया होगा, है ना? हाँ। और अभी ये बता, क्या परसिस्टेंट है या नहीं है? परसिस्टेंट नहीं, आई गेस नहीं है। अच्छा, वो बाकी और कोई बताना चाहेगा चैट में, क्या ये परसिस्टेंट है अभी या नहीं है? मैंने बताया भी था ये। यस गौरव, कोई भी बता सकता है, अमेरिकांशु, इवन सभी में से कोई भी बता सकता है। जब ये होस्टेम चेंज हो गया, इज इट परसिस्टेंट, परसिस्टेंट और नॉट? अभी ये परसिस्टेंट है या नहीं है? यस या नो, बस सिंपल आंसर। बताओ क्या हो गया, इतना सोच क्यों रहे हो? नहीं भाई देख, क्या होता है ना कि जब भी होस्टनेम ctl कमांड का जो मैंने भी बताया था, जब होस्टनेम ctl कमांड को यूज करते हो होस्टनेम को सेट करने का, और डायरेक्टली क्या करती है, जो /etc होस्टनेम फाइल है उसके अंदर चेंजेस करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेंज कर रही है, और अभी परसिस्टेंटली कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ये परसिस्टेंटली सेट हो गया। अब इसको क्रॉस चेक कर लिया तो इसका मतलब ये सेट हो गया, इसको आप कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। पता चल गया? यस सर। हाँ, अगर रिकन्फर्म करना हो, जैसे क्लास खत्म हो जाए रिकन्फर्म कर सकते हैं रिबूट करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. On server B, install appropriate kernel update. The following criteria must also meet. ये नहीं आया। देखो क्या बोलता है कि आपको क्या करना है कि ऑन सर्वर बी इंस्टॉल द अप्रोप्रिएट कर्नल अपडेट। ओके, कर्नल अपडेट करना है। फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट आल्सो बी मेट, मतलब अपडेटेड कर्नल इज द डिफॉल्ट कर्नल व्हेन द सिस्टम इज रिबूटेड। जब सिस्टम रिबूट करे तो क्या करे, वो आपका क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट कर्नल होना चाहिए। और दूसरा क्या, तो ओरिजिनल कलर रिमेन्स अवेलेबल एंड बूटेबल ऑन द सिस्टम, वो भी अवेलेबल होना चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब मुझे लगता नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, बट क्या है कि हर सर्कमस्टांसेस के लिए क्या रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ बोलता है कि आपको क्या करना है, पुराने वाले कर्नल को रिमूव ही करना है। और अब ये बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो आपको क्या रेपोजिटरी इनेबल देगा या नहीं हो देगा, डिपेंड ये करता है। क्योंकि अगर अदरवाइज क्या है कि अगर रेपोजिटरी इनेबल देता तो सिंपल कमांड है, डीएनएफ अपडेट करोगे -y के साथ, तो क्या होगा, आपका पूरा अपडेट हो जाएगा, कर्नल ही अपडेट हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो इसने क्या किया, अपडेट हो गया। अपग्रेड करोगे तो पूरा अपग्रेड हो जाता है, लेकिन अपडेट डीएनएफ क्या करोगे, अपडेट -y करोगे तो सिस्टम आपके जो पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। कर्नल को अपडेट करना है, इसने क्या बोला है, कर्नल अपडेट करना है। बेसिकली इसने क्या है, कर्नल को अपडेट करना है, तो सिंपली क्या करोगे, डीएनएफ अपडेट कर्नल -y कर दो, तो आपका कर्नल अपडेट हो जाएगा। उसके बाद चेंजेस करके देख लेना। ओके। उसके बाद रिबूट करके देखोगे तो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट सबसे पहली वाली इमेज पे रहता है आपका। अपडेट करोगे, कई बार आपने देखा ना, आपके जब भी आप बूट करते हो तो 2-3 कर्नल की इमेज दिखाते हो, बाय डिफॉल्ट पहले यस। वाली पे रहता है, तो हाँ। लेटेस्ट वाले पे बाय डिफॉल्ट रहता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अप डाउन करते हैं एरो से। तो ये ओके। वही क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या करो, डीएनएफ पहले अपडेट करो अपनी मशीन को, अपडेट -y करो। नॉर्मली -y प्रेफर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका क्या है कि अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो डीएनएफ अपडेट -y करो। अदरवाइज फिर उसके बाद दूसरा करो कि अगर कर्नल पैकेज को भी करना है तो डीएनएफ अपडेट कर्नल -y कर दो। ये क्या कर देगा, आपका अपडेट कर देगा। उसके बाद रिबूट करके देख लो, हो ओके। जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलें। क्वेश्चन yes. नंबर 16। ओके सर 11th क्वेश्चन में एलवी एक्सटेंड के बाद में से 4th स्टेप में क्या करना होगा फिर? एक मिनट, 11th क्वेश्चन में एक मिनट एलवी, जैसे लॉजिकल वॉल्यूम को एक्सटेंड करना है तो एलवी एक्सटेंड से हो जाएगा वो। तो इसके हाँ, बाद तो में इसमें क्या, ext4 फाइल सिस्टम को एक्सटेंड करना, मतलब वही एक ही बात है जो। हाँ देखो इसने देखो
अब LVM बना दिया और LVM को यूज कर रहे थे, इसका मतलब उस पर फाइल सिस्टम हमने अप्लाई कर दिया। इसमें साथ थर्ड स्टेप में क्या बोला कि लॉजिकल वॉल्यूम फॉर्मेट करना है ext4 फाइल सिस्टम में, परसिस्टेंटली करना है, माउंटेड करना है परसिस्टेंटली। तो परसिस्टेंट माउंट करने के उसके बाद आपको क्या एक्सटेंड करना है, क्योंकि ये XFS फाइल सिस्टम तो वो नहीं होता, क्या नाम, अच्छा एक्सटेंड हो सकता है XFS फाइल सिस्टम, लेकिन रिड्यूस नहीं हो सकता। लेकिन क्या है कि अब एक्सटेंड करना है तो फाइल सिस्टम ही एक्सटेंड होगा, तो हाँ एक ही कमांड LV एक्सटेंड करोगे तो फाइल सिस्टम भी एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन वो आपको पता है ना 2-3 स्टेप होते हैं कि एक बार जब एक्सटेंड करते हो, पता है ना क्या सर? LV एक्सटेंड का कमांड का यूज कर जब एक्सटेंड करते हैं, पता ना वो तो। हाँ सर, वो तो पता है, LV एक्सटेंड हो जाएगा। हाँ वही है, फाइल सिस्टम ही अपडेट एक्सटेंड हो रहा है, इसमें अलग से कुछ नहीं पूछ रहा है। उसने नॉर्मली क्या है LVM को एक्सटेंड करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि फाइल सिस्टम एक बार सेट हो गया तो उसी को आप बार बार तो ना करोगे कि फाइल सिस्टम को रिमूव करोगे उसके बाद एक्सटेंड करोगे, फाइल सिस्टम के साथ हो जाएगा। और मैंने आप शायद ये भी सिखाया था कि अगर फाइल सिस्टम बिना अनमाउंट किए भी कर सकते हो आप डाटा के साथ, है ना। हाँ सर। Yes. तो अब क्वेश्चन नंबर 16 में चले। यस। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? On server B, find regular files owned by user root in the user bin directory and copy the files into find root files directory. हाँ, अब ये आपको समझ में आया कि क्या है, कि देखो यहाँ पर क्या करना है कि फाइंड द रेगुलर फाइल्स ओन्ड बाय द यूजर रूट इन द, कि जो इसका रूट यूजर्स है जो स्लैश यूजर बिन के बिन, आपको क्या करनी है रेगुलर फाइल्स को फाइंड आउट करना है, साथ के साथ इन फाइल्स को कॉपी कहाँ पे कर देना है, फाइंड रूटलेस डायरेक्टरी के अंदर। समझे? एक ही देखो चाहने को आप 4 से 5 10 स्टेप में कर सकते हो, या अगर आपके पास एक ही ऑप्शन, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, मैंने बताया था कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है, या वही क्वेश्चन है कि एक ही कमांड में कैसे करोगे वो। अभी आपके पास में ऐसा कुछ है नहीं, तो वो कमांड ढूंढो, वो कमांड कैसे करोगे, मुझे वो So कमांड find चाहिए। command. Find command. हाँ तो कैसे करोगे Okay. ये क्वेश्चन, कैसे करोगे? ठीक है, पहले तो अगर आप अपनी कमांड पे परफॉर्म भी कर रहे हो, ठीक है, एक आपको पहले mkdir करोगे -p के साथ फाइंड रूट फाइल करोगे। उसके बाद क्या है कि आप क्या करोगे, फाइंड कमांड को यूज करोगे, लेकिन फाइंड कमांड को कैसे करोगे, यूज करोगे, चलो याद है किसी को? फाइंड यूएसआर टाइप f यूजर रूट। हाँ, लेकिन साथ के साथ क्या भी करना है, कॉपी भी करना है ना। Okay. ये साथ के साथ क्या कर दो ना, कॉपी भी कर दो। तो इसके साथ में क्या करो, आपको 2 कमांड क्यों चलानी है? फाइंड यूएसआर कमांड सही है, इसकी बिल्कुल यहाँ तक कमांड सही है। उसके बाद सिंपली -exec एग्जीक्यूट यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हो आपको पता है ना, कॉपी करना है, उसके बाद यूज कर सकते हो आप वो कमांड यूज करके, हो जाएगा ना। फाइंड कमांड को Copy पहले बता ऐसा. दो, फाइंड कमांड को आपको पहले से पता है कि फाइंड कमांड को कैसे यूज करना है। तो ये आप लोगों का खुद ही ढूंढ के करो इसको, इसका भी एक पैटर्न होता है करने का, पता है ना। हो जाएगा सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। exec कमांड में ना डिफरेंट वो देने पड़ते हैं शायद, जैसे हाँ ब्रैकेट्स हो गए वो सब, तो वो सर हाँ, याद नहीं रहता कौन सा कब देना है। हाँ तो वो एक काम करना पड़ेगा, अगर इसमें जैसे का exec की जगह कोई दूसरा नहीं यूज कर सकते, जैसे टर्मिनेट करके या फिर नहीं, अब करने को तो एक काम करो, सीधा कर सकते हो। ठीक है, आपने फाइंड कर लिया, उसके बाद क्या करो, फाइंड करने के बाद एक फाइल, उस फाइल के अंदर आप क्या करोगे, या रीडायरेक्ट करोगे, लेकिन फाइल बनानी पड़ेगी आपको। इसमें क्या डायरेक्टली एक ही कमांड से आपका काम चल जाएगा। और अगर RSC से एग्जाम देने जाए तो इससे बेटर तो कमांड है ही नहीं। आपको तो टाइम बचाना ना, 3 घंटे का एग्जाम है और क्वेश्चंस ज्यादा भी होंगे, क्वेश्चंस के तो काफी क्वेश्चन होंगे, तो ऊपर से क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग होंगे। तो टाइम बचाने के लिए सबसे बेस्ट कमांड है ये। सिंपली ये सिंटैक्स देखो, ये इसी टाइप का क्वेश्चन आज तक देखना, जितने भी डम्प्स होंगे सब में ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया है कि एक पर्टिकुलर फाइंड पे आप काम करो कि इस डायरेक्टरी के अंदर इस टाइप, जैसे पूछा ना इसमें, ऐसे क्या है कि यूएसआर बिन के अंदर बहुत सारी फाइल को, पर्टिकुलर यूजर की फाइल को ढूंढो और इस पाथ में कॉपी मार दो। तो करने को तो सिंपली आप कर सकते हो, उसको पहले आप फाइंड करोगे, उसकी एक लिस्ट बनाओगे, अपनी एक फाइल में और रीडायरेक्ट कर लोगे, उसे फिर कॉपी कर दोगे। ये तरीका है। ये सोचो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना, जहाँ से फाइंड कमांड फटाफट आपको क्या करेगी, ढूंढ भी देगी और उसको वो भी कर देगी। बाकी मोहम्मद ने कमांड अभी टाइप गलत किया है, क्योंकि लास्ट में एंड भी करना होता है इस कमांड को, एक पैटर्न होता है इसका। लास्ट में सर एक फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश फिर हाँ टर्मिनेट हाँ, टर्मिनेट है, बिल्कुल।
क्वेश्चन नंबर 17 चलो ओके, ओपन करो, ध्यान से पढ़ो। on server B, all new users should have a file name note in their home directory after account creation. अब ये कैसे करोगे? पहले वो समझ में आ रहा है bash कि rc, हाँ बैश आरसी वो आपने बताए थे बैश आरसी के अंदर वो एक डेमो फाइल रहती है, उससे सारे यूजर में कॉपी होती है वो सारी फाइल्स, उसके अंदर हमने डाल दिए नोट ये वाला, तो सारे अकाउंट में चले जाएगा। बैश आरसी स्कल डायरेक्टरी बताया कहीं मैंने? हाँ SKEL हाँ SKL स्केल डायरेक्ट, हाँ हाँ। क्योंकि इसने क्या बोला है कि all new users should have a file name note in the home directory after account creation। मतलब बाय डिफॉल्ट ये नोट डायरेक्टरी उसके अंदर आनी थी। मैंने एक लाइव प्रैक्टिकल दिखाया था, ये वही है क्वेश्चन। हो जाएगा? हो जाएगा। ये करने भी हैं, हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, अगला जो सेट लेके आऊंगा ना उसमें शायद 50 क्वेश्चन होंगे, 51 52 वो सारे करवाऊंगा उसमें। फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मेरे सामने परफॉर्म करना है। सही, इसमें 43 क्वेश्चन है। इसमें 43 क्वेश्चन, तो सोचो मैं कि 1 घंटा सुबह दे रही है, 1 घंटा आज और 1 घंटा कल या परसों भी हो सकता है, जब भी इसमें आपको टाइम मिलो। ऊपर से क्या कि तुम्हें जब मौका मिल रहा 43 को एटलीस्ट क्वेश्चन को तो पढ़ लो। ओके, हाँ तो इन 43 को अब मेरे जैसे एक बार टाइम ये हो जाएगा ना, इसका रिवीजन हो जाएगा, एक बार मैं खुद से बता दूंगा कैसे किसका क्या मतलब है। उसके बाद आपको एक बार इसको 1-2 बार अपने आप ऐसे निकाल के देखना कि ब्लाइंडली आप खुद से कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पा रहे। ओके ओके सर, यस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन 18 on server B, all users password should expire after 100 days and at least be 9 characters in letters length. Is it possible to do? Yes, ch age I guess. तेज कमांड का यूज करते हैं, CHAs है ना? हाँ तो ये भी हो जाएगा, हाँ क्योंकि ये तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझाया। अगर किसी को हाँ। किसी ने भी काली की सीरीज देखी तब भी आ गया हुआ है, तो उसमें मैंने बताया हुआ है। इसने क्या बोला कि ऑल पासवर्ड शुड एक्सपायर आफ्टर 100 डेज, के बाद एक्सपायर हो जाने चाहिए, बी एटलीस्ट 9 कैरेक्टर लेंथ, और ये भी सेट करना है कि उस लेंथ कैरेक्टर 9 होनी चाहिए। ये कैसे करोगे? वो बताओ। CH age ये शायद क्या है कि जरूरत नहीं पड़ी थी, ये क्वेश्चन नया ऐड हुआ है। मैं बताता हूँ, देखो क्या है। ओके मैं लॉगिन डैश में सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको पासवर्ड की, लिटरली क्या एक्सपायर कब होगा क्या होगा, बट एक फाइल और होती है /etc के अंदर सिक्योरिटी के अंदर pwquality.config को ओपन करो, ओके कैट करो उसको। कैट अरे कैट स्लैश etc सिक्योरिटी SEC सिक्योरिटी उसके बाद क्या है pw quality, PW क्वालिटी कॉन्फ़िग। हाँ ओपन करो। ओके यहाँ सॉरी विम कर पर रहा था। विम कर लो, अदरवाइज इसमें ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा हूँ। हाँ यहाँ पर कुछ एक पहले कैरेक्टर पे आओ, मिन लेंथ दिख रहा है आपको? हाँ मिन लेंथ ये होता है कि मिनिमम लेंथ क्या रखना चाहते हैं पासवर्ड की, दिख रहा है? मिन लेंथ है ना। एक यहाँ चेंजेस कर दोगे 9 तो उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। ओके नहीं, हाँ अभी करने को कर सकते हो, हाँ 9 कर दो। ओके उसके Yes, बाद sir. एक यू क्रेडिट दिख रहा है, देखो ये मैं समझा रहा हूँ ऑप्शन, उनके साथ छेड़छाड़ मत करना अभी, ओके क्योंकि ये ओएस हार्डनिंग का पार्ट है। क्योंकि जब मैं ओएस हार्डनिंग अगर पढ़ाता लोगों को तो ये उसका पार्ट आता है। तो ओके देखो सर। ठीक है, तो यू क्रेडिट दिख रहा है, यू हाँ क्रेडिट इसका मतलब समझाता हूँ कि
मिनिमम नंबर ऑफ अपर केस लेटर रिक्वायर्ड इन ए पासवर्ड, मतलब पासवर्ड में इतने मिनिमम नंबर ऑफ अपर केस लेटर चाहिए। जब आप क्या करते हैं, जब किसी पासवर्ड की, जब किसी कंपनी के लिए पासवर्ड फिल करते हैं तो क्या करते हो हाँ कि डिफाइन रहता है कि इतना, एक तो मिनिमम अपर केस लेटर होना चाहिए। तो ओके यहाँ ओके पर स्पेसिफाई किया जाता है कि 0 है, इसका मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर यहाँ पर इसके बाद 1 2 3 ले, इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ अपर केस लेटर कितने हैं पासवर्ड के लिए रिक्वायर्ड है। डी क्रेडिट दिख रहा है इसके ऊपर, हाँ इसका मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर्ड इन ए पासवर्ड। ओके इसका मतलब क्या है कि इस पासवर्ड में कितने नंबर ऑफ डिजिट आपको रिक्वायर्ड है मिनिमम। समझ में आया 3 हाँ पॉइंट सभी को? यस नो बताओ सभी कि तीनों पैरामीटर समझ में आए? यस सर। हाँ। अब फाइल उसके कौन बाद सी है सर? ये /etc के अंदर सिक्योरिटी के अंदर PWD को पी क्वालिटी कॉन्फ्लिक्ट ओके सर। ओवर हार्डनिंग का पार्ट है। उसके बाद ओ क्रेडिट का दिखाई दे रहा है, ओ क्रेडिट नीचे। हाँ, वैसे इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा है कमेंट में, मैं पढ़ देता हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर रिक्वायर्ड इन ए पासवर्ड, स्पेशल कैरेक्टर मिनिमम कितने चाहिए, इसी फाइल में सेम लिखा है। समझ में आ रहा है? हाँ इसी प्रकार से एल क्रेडिट दिखाई दे रहा होगा, एल क्रेडिट इसके ऊपर। इसमें क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर कितने रिक्वायर्ड है पासवर्ड में। समझ में आ रहा है? यस और रिट्राई दिखाई दे रहा है कहीं लिखा हुआ? हाँ नीचे जाओ, मैं इंपॉर्टेंट चीजें दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अगर इनसे रिलेटेड कुछ पूछ लिया तो आपको तो काम हो जाए। हाँ बस हो रिट्राई गया? 3 हाँ 3, मतलब 3 से ज्यादा आप रिट्राई नहीं कर सकते। नंबर ऑफ टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो पासवर्ड एंटर करने, उसके बाद क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ओके समझ में आया? ये ओवर यस सर हार्डनिंग का पार्ट है, ये ओवर हार्डनिंग में पढ़ाया जाता है। बस समझ में आ गया इस फाइल में? तो आपको यस कहाँ सर क्या चेंज करना पड़ रहा है ये पैरामीटर के, इसके हिसाब से नोट्स बना के याद कर लेना इसमें इन पैरामीटर। वैसे तो देखो ये फाइल पता चल गई तो इसमें देख पढ़ के आप लिख लोगे, बट टाइम कंज्यूमिंग है, पर एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इस फाइल में क्या क्या चीजें सेट कर सकते हो गया? यस सर तो सभी को समझ में आ गया? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 Question number 19. On server B, create a user Sam whose UID is 1500 and he doesn't have to access any interactive shell on the system. हाउ? वो कौन सा, वो यूजर ऐड -u आगे यूजर ऐड -u 1500 और यूजर नेम। कंडीशन दूसरी वाली भी फिल कर दो ना साथ के साथ, एक ही कमांड में सारा काम कर दो ना। ओके तो फिर वो -s और फिर /sbin और /no login। हाँ, उसके बाद यूजर का नाम, बस एक कमांड हाँ में काम हो गया फटाफट। उसके बाद आईडी करके देख लो और स्विच करके देख लो क्या स्विच हो रहा नहीं हो रहा है। बस वेरीफाई, देखो हर क्वेश्चन को परफॉर्म करने पर वेरीफाई करके जरूर देखना। ओके और इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो कि मैं परफॉर्म करने तो हो गया, नहीं, वेरीफाई करना जरूरी होता है हर क्वेश्चन को। ओके सर। समझ में आया? हाँ क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, हाँ सर। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20. On server B, copy the file etc fs tab to /var/tmp. Then do the following. Configure the permission of var tmp fs tab so that file var tmp fs tab is owned by root user, belong to group root and should not be executed by anyone. एक चीज समझ रहा है कि क्या बोल रहा है ये? fs टैब को हमें कॉपी करना है var टेम के अंदर हम्म, एंड उसकी परमिशन को हमको रूट रखनी है, हम्म, सो कोई और यूजर उसको एक्सेस न कर पाए। और एग्जीक्यूटेबल किसी को नहीं देनी है, हाँ and should not be executed by anyone। समझे ch कुछ? root 0 रुको, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। ओके द यूजर्स tvert can read and write /var tmp fs tab. Okay आगे नेक्स्ट। the user Kevin can neither write nor read /var tmp fs tab. तो ठीक है। फिर
क्या ठीक है? वो आपने बताए थे, और एक क्या बोलते हैं ACL, उसको? हाँ यहाँ ACL यूज करना पड़ेगा, समझे? हाँ तो ये ACL का क्वेश्चन है, देखो कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन को। अभी तुम्हें समझ में नहीं आया, क्वेश्चन को 4 से 5 बार पढ़ो। तो अभी ओके तक तो मैंने 20 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, 23 और क्वेश्चंस लेफ्ट हैं। तो देखो, जो जिसने क्लास अटेंड किया है, जिनका इंटरेस्ट है, वो बनाइए। लेकिन ये कंडीशन स्पेशली मोहम्मद पे अप्लाई होती है। मोहम्मद, इसको आप परफॉर्म करोगे 20 क्वेश्चंस में। 20 में से जो मैं स्किप करने के लिए बोला उनको स्किप करने वाला को छोड़ के, बाकी क्या है, तुम्हारे अच्छे से बैटरी, एक अच्छे कंडीशन में नोट्स होने चाहिए, स्टेप बाय यस सर। स्टेप होने चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा टास्क क्या कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं कुछ भी क्वेश्चन करवाता हूँ इन 20 के बीच में से, तो आपको वो ऐसे नहीं कि कंफ्यूज होके, नहीं, फुल कॉन्फिडेंट के साथ विदाउट नोट देखे हुए करना है। हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। ओनली 20 बोल रहा हूँ मैं, बाकी 23 नहीं बोल रहा। बट 23 में अगर तुम्हारा मन करे तो रीड कर लेना, बट ये 20 तुम्हारे हो जाने चाहिए। यस सर। हम्म, यस हो सर। जाएंगे? ये बाकी 20 और में किसी का प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बाकी 23 में प्रॉब्लम जाएंगे। 20 इन 20 में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आगे नहीं। 23 में इजी है थोड़े से, क्योंकि यस सर। आगे क्या है कि तुम्हारे कुछ इजी पार्ट आएंगे, देखना है कुछ है, एक और आएगा तुम्हारे, जैसे कि कुछ है इजी भी है और हार्ड भी है, पर इतने हार्ड नहीं है जितने तुम्हें लग रहे हैं। आगे क्वेश्चन ढंग से समझ में आएगा तो क्वेश्चन कर लोगे। तो इन क्वेश्चनों को 20 को चाहे तुम 20 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, पढ़ने के बाद सेल्फ इंप्लीमेंट करो। अभी क्या है कि एक बार इनके नोट्स बनाने का मतलब क्यों बोला कि एक बार तुम नोट्स बनाओगे तुम्हें पता रहेगा तुमने क्या किया है अपने हाथों से। अच्छे नोट्स बनाओ इनके, अच्छे डिटेल में, मतलब कि एक ब्रीफ समरी के साथ कि ये क्यों स्टेप परफॉर्म किया, क्यों किया। उसके बाद क्या करो, आपके पास विदाउट आंसर वाला क्वेश्चन सेट है, खोल के बैठ हाँ। जाओ, ओके। मशीन लो, भैया मेरे को अच्छा ये पूछना क्या है। क्वेश्चन को पहले समझो 1 मिनट, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन को समझने में 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, बस समझो क्वेश्चन समझ के उसके बाद अपने आप खुद से करके बैठ जाओ। एक बार कर दिया 20 क्वेश्चन को, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं, अगर तुमने करने बैठोगे थे फर्स्ट डे तो तुम्हें 1 घंटा लगेगा 20 क्वेश्चन में, 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस में आपको इसी को एक घंटा लिया होगा, 1.5 का। उससे थर्ड प्रैक्टिस में इसको आधा घंटा लिया होगा आप, तुम्हें पता हो जाएगा, स्टेप याद हो जाएंगे कि क्या स्टेप में क्या चेक करना है ना। तो 20 आपके हो जाने चाहिए। कल जो सेशन रहेगा, कल एक ही सेशन रहेगा, वो रहेगा आपका सेल का, ओके, बेस्ट स्क्रिप्टिंग का रहेगा। कल इसका डब्स का सेशन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे और भी सेशंस लेने हैं। सेशन की टाइमिंग आपको मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली ये आज वाली टाइमिंग रहेगी 12:30 वाली या 12 बजे वाली, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस वही है, क्योंकि शाम का सेशन मुझे लेना है। अदरवाइज नहीं तो फिर मुझे शाम को रात को लेने की तो मेरी हिम्मत होगी नहीं, तो मॉर्निंग सेशन में ही रहेगा कोई एक सेशन, वो आपका बेस्ट स्क्रिप्टिंग का रहेगा। तो बेस्ट स्क्रिप्टिंग रिवाइज करके आना, तो इसके बेस पे एग्जांपल मैं आप लोगों से करवाऊंगा और कुछ थोड़ा बेस्ट स्क्रिप्टिंग का सिखाऊंगा कि बेस्ट स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है। ओके? यस सर। हाँ, तो बस ये 20 क्वेश्चन तुम्हारे पास है। उसके बाद डम्प्स का मैं कभी भी कोई भी तुम्हारा फिर से एक और सेशन बीच में शेड्यूल कर लूंगा, या बीच में हम क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे किसको, अगर ऐसा याद रखना कि मोहम्मद, अगर हम पूरे वीक में अगर डम्प्स का सेशन शेड्यूल नहीं किया बाई चांस, पहली बात तो मैं 1 या 2 सेशन तुम्हारे 23 क्वेश्चन के लिए करूंगा, क्योंकि 23 में एक बार क्या है सब बताऊंगा कि इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। उसके बाद क्या आपको टाइम दिया जाएगा, उससे रिलेटेड पूरा कंसेप्ट रिवाइज कर लेना। ओके? यस सर। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट डंप के लिए टाइम देना पड़ेगा, वो डंप पे तुम्हें सोल्व करने होंगे। ओके। बाकी लोग भी हैं, हेल्प करेंगे, बाकी लोग भी करवाएंगे, बट क्या कि तुम्हारी प्रायोरिटी है, बाकी लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे जब तुम स्टक होगे किसी नए किचन में, लेकिन बेफालतू स्टक नहीं होने चाहिए। यस सर। बाकी लोग तुम क्या करो, क्योंकि देखो इस पे फोकस इसलिए क्योंकि इसके पैसे लगे हैं। बाकी लोग क्या कर सकते हो, आप लोग खुद से अपनी मशीन खोलो, क्वेश्चन देखो, परफॉर्म कर लो टास्क, समझे? बाकी के लिए भी यही इंस्ट्रक्शन है। तो क्योंकि डम्स मिल रहे हैं करने के लिए, क्योंकि ये है RHCSA का X200 का फॉर्मेट, एग्जाम फॉर्मेट, ये है वो लेवल जो तुमने सीखा है। इजी तो नहीं है इजी है क्या? नो सर। नहीं है ना? ऐसे तो है ना, 20,000 रुपये उसकी कीमत है, तभी बोलते हैं इसके बेस पर अच्छी खासी जॉब मिलती है। अभी तक तो इजी नहीं लगा। ओके चलो ठीक है, आज का यस सेशन सर। एंड करते हैं, फिर कल सेशन नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। ओके, बाय यस बाय, सर। गुड नाइट, सी यू फॉर टुमारो। बाय सर।